या नहीं? रखे हो ना? हाँ, तो सारे कठिन वर्तनी को रिवाइज कर लोगे और उसके साथ ही शब्दार्थ। तो शब्दार्थ की अभी थोड़ी बहुत मैं करवा दे रही हूँ रिवीजन, ठीक है? ताकि इसी बहाने, नहीं तो फिर कुछ लोग पढ़ोगे कुछ लोग नहीं पढ़ोगे। चलिए, आगमन का क्या अर्थ होता है? आगमन, आगमन शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो। आना, गुड। चतुर्थ, चतुर्थ का क्या अर्थ होता है? हाँ, चतुर्थ का मतलब होता है 4 दिनों तक कहां से हो जाएगा। चौथा, चतुर्थ का अर्थ होता है चौथा। निसंकोच, निसंकोच शब्द का अर्थ बिना संकोच के या बिना शर्म के, बिना शर्म के। संकोच का अर्थ होता है शर्म या संकोच। विगत, व हर्षिकार विगत, विगत, विगत का क्या अर्थ होता है? पिछला या बीता हुआ, है ना? विगत कई दिनों से, यानी पिछले कई दिनों से या बीते हुए कई दिनों से, बीता हुआ, जो पास्ट, जो बीत जाता है उसको विगत कहते हैं। वह हर्षिकर विगत, विगत यानी बीता हुआ। सतत, सतत का क्या अर्थ होता है? सतत, सतत, निरंतर या लगातार। आतिथ्य, आतिथ्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आतिथ्य, अतिथि सत्कार, अतिथि से बना है आतिथ्य, जिसको कहते हैं हॉस्पिटलिटी इंग्लिश में। अतिथि सत्कार, आतिथ्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अतिथि सत्कार। संभावना, संभावना, उम्मीद, है ना? उम्मीद, छोटा ऊ म संयुक्त यानी आधा म फिर पूरा म दीर्घिकार द, उम्मीद। एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स, हाँ, अंतरिक्ष यात्री। अंकित, अंकित, इसका क्या अर्थ होगा? छापा, अंकित, छाप या छापा कहिए, किसी चीज का छापा बनाना, डिजाइन बनाना, अंकित कर देना, हाथ का चित्र अंकित कर देना, पैर का चित्र अंकित कर देना, या कोई बढ़िया चित्र अंकित कर देना, उसको अंकित का अर्थ होता है छापा। आर्थिक सीमा, आर्थिक सीमा, इसका क्या अर्थ होगा बताइए? धन संबंधी सीमा, आर्थिक संबंध, आर्थिक का अर्थ होता है धन संबंधी, सीमा, धन संबंधी सीमा। अज्ञात, अज्ञात शब्द का अर्थ, कुछ पढ़ाई नहीं होती है तुम लोगों की, मैं तो देख ही रही हूं, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और बिना पढ़ाई किए ही आप लोगों को मार्क्स पूरा चाहिए। कोई जवाब नहीं है किसी के पास, एक दो ही बच्चे बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं। बताइए, अज्ञात, अज्ञात का क्या अर्थ होगा? अनजान, अज्ञात अर्थात अनजान। आशंका, आशंका, डर या भय, ओके। मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, हाँ, यस, अतिथि सत्कार। मेहमान यानी अतिथि, आतिथ्य जिस तरह से होता है, आतिथ्य का अर्थ हुआ अतिथि सत्कार, तो ये उर्दू का वर्ड है मेहमान नवाजी, उसका भी अर्थ होता है अतिथि सत्कार। आग्रह, आग्रह का क्या अर्थ होगा? हाँ, अनुरोध या निवेदन, अनुरोध, रिक्वेस्ट। गरिमा, गरिमा, लिखते भी चलिए आप लोग।
गौरव, गरिमा का अर्थ होता है गौरव। छोर, छ का छोर, छोर मतलब किनारा, यस। आघात, आघात, चोट, यस। चोट या प्रहार, यस, दोनों हो सकता है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। जिसकी आशा न हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न हो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी उम्मीद न की गई हो, अप्रत्याशित। मार्मिक, मार्मिक, मार्मिक यानी हृदय को छू लेने वाली या हृदय को छूने वाली, मार्मिक। वेला, वेला समय, वेला का अर्थ होता है समय। औपचारिक, औपचारिक, दिखावटी, हाँ, औपचारिक यानी दिखावटी। निर्मूल, निर्मूल, निराधार, बिना जड़ का, यहाँ पर बिना जड़ से संबंध नहीं है। निर्मूल यानी निराधार, यानी आपकी बात निर्मूल है। बात तो बिना जड़ की नहीं होती है ना, निराधार यानी बिना आधार के, है ना। तो निर्मूल का अर्थ होता है निराधार, बात के संदर्भ में निराधार यानी बिना आधार के। सलवट, सलवट, सलवटें किस पर आती हैं, चादर पर या कपड़े पर, यानी मुड़ने के निशान। सलवट यानी जहां पर मुड़ जाता है, चादर मुड़ जाए या फिर कपड़ा मुड़ जाता है, तो सलवट शब्द का अर्थ होता है मुड़ने के निशान। चुक जाना, चुक जाना, आप लिखते चलिए। चुक जाना यानी समाप्त होना, समाप्त होना। चुक जाना यानी समाप्त होना। जिक्र, जिक्र उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होगा चर्चा, किसी बात की चर्चा करना यानी जिक्र। सौहार्द, स में औ की मात्रा, ह आकार, द पर रेफ, सौहार्द, इसका क्या अर्थ होगा? मित्रता, सौहार्द यानी मित्रता, सौहार्द की भावना यानी मित्रता की भावना। बोरियत, बोरियत, हाँ, बोर होना। रूपांतरित, रूपांतरित, बदला हुआ। रूपांतरित, रूपांतरित का शाब्दिक अर्थ होगा बदला हुआ, जिसका उसका ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल है, रूपांतरित यानी बदला हुआ। उष्मा, उष्मा गर्मी, यस। गोलाकार, गोलाकार, गोले का आकार या गोल आकार, गोले का आकार। उपवास, उपवास। व्रत, व के नीचे तिरछी लकीर होगा, व्रत, व्रत। महता, म ह तत संयुक्त आकार, महता, महत्व, यस, गुड। गुंजायमान, ग हर्षुकर गु अनुस्वार, ज का जा, य म का मान, गुंजायमान। गुंजायमान शब्द का क्या अर्थ होगा? गूंजता हुआ, ग में बड़ा उक मात्रा, गू उसके ऊपर चंद्र बिंदु, गूंजता, गूंजता हुआ। किरण, किरण का क्या अर्थ होगा? सूर्य की रोशनी, किरण यानी सूर्य की रोशनी। चलिए, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अर्थ ये गद्यांश पढ़ रही हूँ, पठित गद्यांश यानी पाठ से संबंधित गद्यांश, क्योंकि आप लोगों के फाइनल में हो सकता है कि
एक तो अपठित गद्यांश आएगा बिना पढ़ा हुआ, और दूसरा आएगा पाठ पर आधारित पठित गद्यांश, यानी पाठ में से जो गद्यांश रहेगा उसी को पढ़कर और उसी के अनुसार उत्तर देना, उसको कहते हैं पठित गद्यांश। यानी निम्नलिखित गद्यांशों और इन पर आधारित प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़िए। अब ये पाठ का गद्यांश है, इसको आप लोग निकालिए, पाठ में दिया ही होगा, इस पंक्ति को खोजिए कहाँ पर दिया हुआ है। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। मिला तुम लोगों को? सभी बच्चों को मिला? ये गद्यांश कहाँ है? अपनी अपनी पुस्तक खोलकर बैठे हो सामने ना? बोलो, सबकी किताबें खुली हुई हैं ना? यस और नो? हाँ हाँ, तो ये देखो कहाँ दिया हुआ है, वहाँ निशान लगाओ। तो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, यानी तुमको आए हुए मेरे घर कितने दिन हो गया? चौथा दिन। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? ये पठित गद्यांश है। अब पहला क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का दिया हुआ है, ये पेज 36 में है ये गद्यांश। कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं कि सामने एक कैलेंडर है और कैलेंडर को दिखा दिखा कर वो बदल रहे हैं कैलेंडर का तारीख। तो यहाँ पर लेखक कैलेंडर शब्द द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कोई बताओ बच्चा मुझे, इसका आंसर क्या होगा? पाठ के आधार पर आप लोग स्वयं बताइए, यहाँ कैलेंडर शब्द का प्रयोग लेखक क्यों किया है? सोचिए। एक पार्ट एक ले हाँ हाँ, क्या एहसास दिलाना चाहता है? बताओ, बोलो हाँ बोलो, बिना झिझक के बोलो बच्चों, क्या बताना चाहता है? हाँ, दिन बीत रहे हैं, तुम्हें आए या चौथा दिन हो गया। तुमको याद होगा कि तुम कितने दिन पहले आए हो मेरे घर और कितना दिन बीत रहा है, और कैलेंडर इस बात का गवाह है कि तुम कब आए हो और अभी तक तुम यहाँ बैठे हुए हो। तो कैलेंडर शब्द द्वारा लेखक अतिथि को यह एहसास दिलाना चाहता है कि मेहमान नवाजी करते हुए अधिक दिन हो गए हैं, अब उसे चले जाना चाहिए। यही कारण था ना? हाँ, कि बार बार कैलेंडर बदलने पर अतिथि का ध्यान उस पर जाएगा और अतिथि अचानक कहेगा करे कितना दिन मुझे हो गया आए हुए। लेकिन क्या अतिथि ने ऐसा कहा? हाँ, नहीं। लेखक अतिथि को दिखाकर कैलेंडर बदल रहे हैं, लेकिन अतिथि पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अब तुम लौट जाओ, इस कथन की व्यंग्यात्मकता स्पष्ट कीजिए। अब तुम लौट जाओ, इस कथन में व्यंग छिपा हुआ है, तो उस व्यंग को स्पष्ट कीजिए। कि जब अनेक उपाय करने के पश्चात भी जब अतिथि के न लौटने पर अपनी विवशता व्यक्त करना ही उस शब्दावली की व्यंग्यात्मकता है। हे अतिथि, हे भगवान, तुम इतने दिन रह गए, अब लौट जाओ। यानी अतिथि के जाने की कामना मेजबान कर रहा है कि किस तरह से इस अतिथि से पीछा छूटे। अनेक उपाय करने के पश्चात भी जब अतिथि के न लौटने पर अपनी विवशता व्यक्त करना ही उस शब्दावली की व्यंग्यात्मकता है। अपनी विवशता, लेखक एकदम विवश हो गया है, लाचार हो गया है कि कैसा अतिथि जो है मेरे घर आकर पड़ गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, और लेखक शरद जोशी। आया बच्चों समझ में? हाँ, हेलो। हाँ,
नेक्स्ट, ये पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग में के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। यानी जब तुम आए तो हम लोग बड़े खुश थे और तुम्हें तरह तरह का भोजन खिलाया गया, खाना खिलाया गया। इसके पीछे मन में एक भावना यही थी कि तुम इस शानदार मेहमान नवाजी की छाप, यानी इस जो तुमको आतिथ्य दिया गया, तुम्हारा जो सेवा सत्कार किया गया, उसकी छाप तुम अपने मन में लिए हुए दूसरे दिन यहाँ से चले जाओगे। मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जब मेहमान आया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? बटुआ कांप गया। तो क्या सोच कर बटुआ कांप गया? क्या लोग लेखक जोर से उछला इसलिए बटुआ कांप गया, या लेखक तेजी से चल रहा था इसलिए बटुआ कांप गया? किस लिए बटुआ कांप गया? आंसर पूरा करो, क्लियर करो। क्या इसमें दिक्कत है? तुम लोग को इतना सोचना पड़ता है बोलने के लिए? आ? बोलो, कैसे कैसे बटुआ कांप गया? हम्म, हाँ, मेहमान के आते ही लेखक का हृदय जो है वो किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा। उसे यह डर लगा कि यह आदमी न जाने कब तक ठहरेगा, इसे न चाहते हुए भी झेलना पड़ेगा। उसका बटुआ भी कांप उठा। मेहमान को खुश रखने के लिए पैसा खर्च करना लेखक को असहनीय लगा। अब उस मेहमान को खुश करने के लिए अब पैसा खर्च करना वो खराब लग रहा था। रात के भोजन को किस प्रकार गरिमापूर्ण बनाया गया? यानी भाई अतिथि आए हैं तो रात का खाना को खाएंगे तो किस तरह से उसको गरिमापूर्ण बनाया जाए, बताइए। हाँ, कैसे उसको गरिमापूर्ण बनाया जाए? कैसे बनाया गया गरिमापूर्ण? मेहमान का शानदार स्वागत करने के लिए रात के भोजन को डिनर जैसा शानदार बनाया गया। 2 सब्जियां बनाई गई, रायता बनाया गया और एक मीठा भी बनाया गया। इस प्रकार उसका शानदार स्वागत किया गया। किसका किसका किया गया? हाँ, उसके बाद वही है, पाठ तुम कब जाओगे, और लेखक का नाम है शरद जोशी। नेक्स्ट, तीसरा गद्यांश। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा। अब तीसरा दिन है, अतिथि सोकर उठा तो क्या बोलता है? मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी लेखक इसके लिए तैयार नहीं था। आशा के विपरीत ये बातें हो गई। यानी कल तक जिस मेहमान से बैठकर बातें कर रहे थे उसने कपड़े धोने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज अचानक सुबह उठने के साथ ही वो कह रहा है कि मुझे ये कपड़ा धोने के लिए देना है। और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर लेखक पूछ रहे हैं कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था, यानी कौन सी ऐसी घटना घटी जो अप्रत्याशित था, बताइए। लेखक का अतिथि अनचाहे रूप से 2 दिन से तो उनके घर में था, तीसरे दिन उसे चले जाना चाहिए था, परंतु जाने की बजाय उसने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की। और यह समाचार लेखक के दिल पर आघात की तरह था।
उसे आशा नहीं थी कि वह इस तरह आकर जम जाएगा। यही अप्रत्याशित आघात था। अतिथि कब देवता और कब राक्षस बन जाता है, बताइए। अतिथि जो है कब देवता बनता है और कब राक्षस बन जाता है? हम्म भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि को देवता के समान माना जाता है। यदि अतिथि थोड़ी देर के लिए आए, थोड़े दिनों के लिए आए और सम्मान पूर्वक विदा हो जाए तो वह देवता होता है। परंतु लंबे समय तक जम जाने के कारण वही देवता तुल्य अतिथि किसके समान लगने लगता है, बताओ? राक्षस के समान। क्योंकि जिस तरह से राक्षसों के मन में किसी के प्रति कोई दया माया की भावना नहीं होती है, कोई प्रेम की भावना नहीं होती है, उसी तरह से अतिथि जो है बस वो आकर जम गए हैं, बस उनको बिस्तर पर बैठे बैठे खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, गप करने के लिए दो लोग चाहिए, घूमने के लिए सिनेमा चाहिए, कहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि इस तरह का अतिथि जो है वो देवता कम राक्षस की भूमिका ज्यादा निभाता है। ठीक है। उसके बाद है गद्यांश। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। ये पेज नंबर 39 में है। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम के स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो लेखक की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। लेखक अपने घर पर टिके मेहमान से बहुत परेशान थे। उसने सोचा था कि वह एक आध दिन ठहर कर चला जाएगा, परंतु जब 4 दिन बाद भी उसने जाने का नाम नहीं लिया तो वह परेशान हो उठा। तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि अतिथि आने को तो आ गया लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इसका दुष्प्रभाव उनके परिवार और उनके बच्चों पर पड़ रहा था। ठीक है। उसके बाद अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सब हमारे अपने होते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी प्रकार की औपचारिकता, शालीनता या बोरियत नहीं होती। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ उठ बैठ और खा पी सकता है। यानी स्वीट होम, किसी भी घर में जाकर हम लोग वहाँ पर आराम से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी तरह की कोई कोताही नहीं होती है। तो इसीलिए अपने घर को स्वीट होम कहा जाता है, क्योंकि हमें अपने घर में टोकने वाला कोई होता नहीं है। ये नहीं कहता है कि यहाँ क्यों खा रहे हो, क्यों बैठे हो, क्यों सोए हो, क्योंकि हमारा घर अपना घर होता है। हम वहाँ के बादशाह होते हैं, हमारी मर्जी वहाँ सब कुछ होती है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि दूसरा यदि कोई दोस्त या कोई अतिथि यदि आ जाता है कुछ दिनों के लिए, तो घर की सारी मान मर्यादा, सारी शांति जो है वो भंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक पूर्ण निर्णय ले सकोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट आओ। लेखक ने खर्राटों का प्रसंग क्यों उठाया है? लेखक खर्राटों का प्रसंग उठाकर यह कहना चाहता है कि उसे घर आया हुआ मेहमान बड़े आराम से मजे लूट रहा है। उसे घर जाने की चिंता नहीं है। वह मानो इसे अपना घर मानकर यहीं बस गया है। किसी भी इंसान को खर्राटे की नींद कब आती है? जब वो हर तरह से क्या निश्चिंत रहता है या परेशान रहता है? तो बताइए। कोई भी मेहमान किसी के यहाँ जाकर दुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है? बोलो। सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वहां किसी बात की चिंता नहीं होती है कि
किराना का सामान लाना है, बिजली बिल जमा करना है, दूध का बिल देना है या गैस सिलेंडर लाना है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है। इसी वो बड़े आराम से वहां रहता है और अपना घर मानकर बस जाता है। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, इसका आशय स्पष्ट करना है। देवता थोड़े समय के लिए आते हैं, दर्शन देकर चले जाते हैं। मनुष्य उनका सम्मान करते हैं। मनुष्य अधिक देर तक देवता को झेल नहीं पाता। इसी प्रकार अतिथि भी थोड़े समय के लिए ही तो अच्छा होता है। यानी अतिथि भी जो होता है, जो आज आया और कल चुपचाप चला जाए, तो उसका आतिथ्य जो है सुरक्षित रहेगा, उसको इज्जत उसकी जो है वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर वो 4 दिन 5 दिन रह जाता है, 10 दिन रह जाता है, तो उसकी इज्जत फिर उतनी नहीं रह जाती है। पाठ के लेखक तथा पाठ का और लेखक का नाम। पाठ का लेखक तुम कब जाओगे? अतिथि शरद जोशी। उसके बाद दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए मेरे लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर तुम्हें सिनेमा दिखाया गया, हमारे सत्कार की वह आखिरी छोर है, जिसके आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब इसका देखिए क्या लिखे हैं। दूसरे दिन लेखक दूसरे दिन मेहमान का किस प्रकार स्वागत किया? बोलो। लेखक ने दूसरे दिन भी मेहमान का स्वागत किस प्रकार किया? बोलो। लेखक ने दूसरे दिन भी मेहमान का बढ़िया स्वागत सत्कार किया। उसे दोपहर के समय फिर से अच्छा भोजन कराया। भोजन में सब्जियां, रायता और मीठा आदि रखे और रात को उसे सिनेमा भी दिखाया। सत्कार का आखिरी छोर से क्या आशय है? सत्कार का आखिरी छोर, इसका क्या आशय है? बताओ। सत्कार का आखिरी छोर से क्या आशय है? इसका आशय है स्वागत करने का अंतिम प्रयास। आखिरी छोर मतलब अंतिम प्रयास। लेखक मेहमान को 4 दिन से खिलाते पिलाते और प्रसन्न करते हुए ऊब चुका था। अब वह इसका क्या चाहता था? लेखक अंत चाहता था, है ना? लेखक मेहमान को किस प्रकार विदा करना चाहता था? लेखक मेहमान को बड़े भावपूर्ण ढंग से विदा करना चाहता था। वह चाहता था कि वह उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाए और स्नेहपूर्वक फिर से आने के लिए कहे। लेकिन क्या फिर ऐसे अतिथि को कोई आने के लिए कहेगा? हाँ, बोलो। हेलो। ऐसा अतिथि जो आए और जाने का नाम ही न ले, ऐसे अतिथि को भला कोई फिर से कहेगा कि हाँ फिर आइएगा? एक तो कितना मिन्नत करके बेचारा घर से गया, जाने के लिए तैयार हुआ, और फिर ऐसे अतिथि को कोई कभी सपने में भी नहीं कहेगा आने के लिए। तो कल ये 1-2 पंक्तियों वाला भी उत्तर कल मैंने सब करवा दिया था। मजबूरी में कहना पड़ता है। हाँ, कटसी है, कटसी बस कहना पड़ता है। ये बात भी सही कह रहे हो। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि अतिथि को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई बच्चा मुझे कम से कम 2-3 पॉइंट बताओ कि क्या क्या अतिथि को करना चाहिए। जब हम अतिथि बनकर किसी के घर जाते हैं बच्चों, तो आप लोग बताइए सोचकर। मान लीजिए कि आप अपने आप को एक अतिथि मानिए, ठीक है? और आप सोचिए कि आप अतिथि बनकर किसी के घर जाते हैं, तो कौन कौन से कार्य आपको डू और डोंट, डू मतलब करना चाहिए, डोनट मतलब नहीं करना चाहिए, कौन सा काम आपको करना चाहिए अतिथि बनकर आप किसी के घर जाते हैं? तो सोचिए, सोच के बताइए मुझे जल्दी। हाँ, बताओ बच्चों।
सोचो और सोच के बोलो, जब अतिथि बनकर आप किसी के घर जाते हैं। हाँ बोलो। बोलो। जब आप अतिथि बनकर किसी के घर जाते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पहले तो आप लिस्ट बताइए कि जो जो करना चाहिए वो सब बताओ कि क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनो तुम लोग, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ कि हाँ, जब हम अतिथि बनकर किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने साथ सामान बहुत कम लेकर जाना चाहिए, और जिनके घर हम जा रहे हैं उन्हें पूर्व सूचित यानी पहले से उनको सूचना दे देनी चाहिए कि हम कितने लोग आपके घर आ रहे हैं और किस दिन आ रहे हैं। क्योंकि अब अतिथि अतिथि नहीं होता, क्योंकि आने वाले के पास भी अब समयाभाव होता है, समय की कमी होती है, और जिनके घर आते हैं उनके पास भी समय की कमी रहती है। इसलिए अतिथि के लिए उचित तो यही है कि वो जाने से पूर्व जिनके घर वो जा रहा है वो जाने की सूचना दे दे, कितने लोगों को साथ में लेकर जा रहा है इस बात की भी सूचना दे दें, ताकि जिनके घर जा रहा है अचानक उनके घर बोझ न पड़े, वो पहले से मानसिक रूप से तैयार रहें कि हाँ, हमारे घर 2 लोग आ रहे हैं कि 3 लोग आ रहे हैं और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, ये भी सूचना जरूर दे दें। और सबसे अच्छी तो बात यह है कि आप जिस शहर में जा रहे हैं कोशिश करें कि अगर आपके कोई जान पहचान या कोई आपके सगे संबंधी उस शहर में है तो उनके घर न रहें, सिर्फ उनसे मिलने जाएं, बल्कि उसी शहर में, क्योंकि आजकल हर छोटे बड़े शहरों में होटल की भी सुविधा रहती है, तो आप पहले से होटल बुक करा लें। 2 दिन 3 दिन जितने दिन के लिए भी जाना है आप पहले होटल बुक करा लें और उसमें जाएं, अपना सामान रखें, फ्रेश हों, और फिर अतिथि के घर जिनके घर आप जा रहे हैं पहले से उनको सूचना दे दीजिए, लेकिन उनको बता दीजिए कि हम आपके घर नहीं ठहरेंगे, हम पहले से ही होटल बुक कर लिए हैं, हाँ अवश्य आपसे मिलने आएंगे। अब आप मिलने जब जाते हैं उनके यहाँ तो उनको पता है कि आप उनके यहाँ ठहरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी व्यवस्था होटल में हो चुकी है, तो जरूर एक वक्त वो आपको खाना जरूर खिलाएंगे, चाहे लंच कराएं चाहे फिर डिनर। बात आ रही समझ में? और यदि आप किसी कारणवश एक दिन के लिए किसी के घर जाते भी हैं तो आप कोशिश करें कि आपके साथ सामान कम हो, लोग कम हो, और उनके घर यदि जाएं तो छोटे छोटे कार्य में मेजबान की मदद करें। जैसे खाना अगर वो बना रहे हैं तो आप डाइनिंग टेबल पर पानी लगा दीजिए, प्लेट लगा दीजिए, ठीक है, नैपकिन रख दीजिए, खाना खाने सर्व करने में उनकी मदद करें, और फिर जब खाना समाप्त हो जाए तो टेबल साफ करने में भी उनकी मदद करें। अपने सामान को, जो सामान आप साथ ले गए हैं उसको बिखेर कर न रखें, क्योंकि इससे जिनके घर आप गए हैं उनको परेशानी हो सकती है। उनके घर के किसी भी साज सजावट या किसी भी चीज को छुएं नहीं, अनावश्यक रूप से न छुएं। उनके घर की तारीफ करें, खाने की तारीफ करें, उनके व्यवहार की तारीफ करें, और अगर छोटे बच्चे हैं उस घर में तो कुछ उनके लिए उनके अनुसार कोई छोटा मोटा तोहफा जरूर ले जाएं। और जब आप आने लगें तो उनके द्वारा किए गए व्यवहार के लिए उन्हें बधाई जरूर दें, उन्हें धन्यवाद जरूर दें, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आप वहाँ उनके घर 1 दिन या 2 दिन रहे और इस बीच आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका व्यवहार आपके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत ही मधुर व्यवहार रहा। तो उनके व्यवहार की सराहना करें, उनके मेहमान नवाजी की सराहना करें कि आपके साथ उन्होंने जो मेहमान नवाजी किया, आपको जो उन्होंने आदर भाव दिया, आप उसके लिए कृतज्ञ हैं। और जब आप आने लगें तो उन्हें भी आमंत्रित जरूर करें। आ रही बात समझ में सबको? हेलो, सभी बच्चों को मेरी आवाजें सुनाई दे रही है, मेरी आवाज या नहीं? हेलो, हाँ हाँ, तो ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ क्या गलत है या सही है? ऐसा होना चाहिए, बोलो। हाँ, ऐसा होना चाहिए ना। अगर हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उन्हें भी आमंत्रित करें और उन्हें धन्यवाद जरूर उनका ज्ञापन करें जब हम वापस आने लगें तो। और अनावश्यक रूप से वहाँ उनके घर में रहकर अतिरिक्त बोझ न बढ़ाएं, काम का बोझ, आर्थिक बोझ, यानी
एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा बस एक दिन आप उनके यहाँ ठहरें, ठीक है। बच्चों के खाने पीने की सामान भी ले जाना चाहिए अपने साथ, अगर उस घर में बच्चे हैं, कुछ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब 50 से 60 शब्दों वालों शब्दों के जो प्रश्नोत्तर हैं कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लेखक सोच रहा था कि तीसरे दिन अतिथि की भावभीनी विदाई का वह क्षण आ जाएगा जब अतिथि जाने के लिए बोलेगा, किंतु अतिथि ने ऐसा नहीं किया। सुबह उठते ही उसने जब लेखक से अपने कपड़े धोबी को देने की बात कही, तब लेखक को इस बात को सुनकर जो आघात लगा वह अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा न की गई हो। इसका प्रभाव लेखक पर ऐसा पड़ा कि वह सोचने पर मजबूर हो गया कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों को संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संक्रमण का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने की प्रक्रिया। इस अवस्था को संधि काल भी कहते हैं, यानी इस स्थान पर आकर एक चीज अपना स्वरूप खो देती है तो दूसरा अपना स्वरूप ले लेती है। लेखक के साथ भी अतिथि के आने पर कुछ ऐसा ही हुआ। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए, सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई।